नमस्कार बच्चों, आप सभी के निवेदन पर और परीक्षावाणी अध्याय 4 को जिस प्रकार से आपने बहुत सारा स्नेह दिया है, उसी तरीके से मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ परीक्षावाणी का अध्याय 5। तो परीक्षावाणी अध्याय 5 किससे रिलेटेड है? ये है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात से रिलेटेड है हमारा परीक्षावाणी का अध्याय 5, जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के भाग में हम नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यूँ तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी नदी बहती हैं, लेकिन क्या है, नदी तंत्र में वो नदियाँ आती हैं जो क्या हैं, बहुत सारा जल लेकर आ रही हैं, या जो क्या हैं, बहुत लंबी नदियाँ हैं जो हमारे राज्य के लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। वो नदी तंत्र के अंदर आती हैं, जैसे कि भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, यमुना टोंस नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, नयार नदी तंत्र। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ क्या हैं, हमारे राज्य में बहती हैं। काफ़ी नदियाँ तो इनकी सहायक नदियाँ ही हैं, अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके मैं आपको नक्शे से पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको क्या हो, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ पर उससे कौन सी नदी मिल रही है, किस स्थान पे मिल रही है, बारीकी से क्या हो, ये चीज़ें क्लियर हो। तो उम्मीद करती हूँ आप आज के वीडियो को भी मेरे बहुत सारा प्यार दोगे। काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई राज्य में 252 किलोमीटर है। यह रहा नक्शा। काली नदी हमारी कुछ यहाँ पर से निकलती हुई बॉर्डर बहती है, जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। यहाँ तक बहती है हमारी काली नदी। अब काली नदी के उद्गम स्थल की बात करूँगी तो काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो लिपू लेक के पास स्थित काला पानी, इस जगह से इसका उद्गम स्थल है। इसको कहते हैं हम काला पानी। काला पानी से ही यह इसको कहते हैं ब्यास घाटी। यहाँ से निकली हमारी काली नदी। काली नदी जब आगे बहती हुई चलती है तो सबसे पहले हमारी काली नदी पर मिलने वाली जो नदी है उसका नाम है कुठियांगटी नदी। और ये कुठियांगटी नदी का उद्गम स्थल है, ये निकलती है जैक्सर श्रेणी से। काला पानी से निकली काली नदी, आगे बहती गई सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी कुठियांगटी, जो कि निकलती है जैक्सर श्रेणी से। काली नदी फिर जब आगे बहती हुई चलती है तो उसकी दूसरी सहायक नदी उससे आकर मिलती है, और ये सहायक नदी और कोई नहीं, ये है हमारी पूर्वी धौली गंगा। ये है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा की बात करूंगी तो पूर्वी धौली गंगा इससे पहले दो नदियों से मिलती है। एक है दारमा और दूसरी है लिस्सर। दारमा लिस्सर दो छोटी छोटी सी नदियां हैं, ये आपस में मिलकर पूर्वी धौली गंगा बनाती हैं। और वहीं पूर्वी धौली गंगा के उद्गम स्थल की बात करूंगी तो ये आता है हमारा गोवान खाना हिमनद से। गोवान खाना हिमनद से पूर्वी धौली गंगा जिस स्थान पर काली नदी से मिलती है उस जगह का नाम है खेला तवा घाट। खेला या तवा घाट के आसपास ही पूर्वी धौली गंगा काली नदी से मिल रही है। काली नदी यहाँ से आगे बहती है तो इस पर मिलती है इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक गौरी गंगा। ये हमारी कौन सी नदी है? गौरी गंगा।
अब गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है उसकी बात करूँगी तो गौरी गंगा भी दो छोटी छोटी नदियों के मिलन से बनती है। एक है रालम और दूसरी है गौरी। और इनका उद्गम स्थल की बात करूँगी तो वो है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर, जहाँ पर गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है उस जगह को बोला जाता है जोला जीवी। और इस जोला जीवी पर ही हमारा 14 नवंबर 1914 से लगने वाला मेला है जौलजीबी मेला। ये प्रश्न में परीक्षा में पूछा हुआ है कि जौलजीबी मेला किन दो नदियों के संगम पर बनता है। तो वो जिन दो नदियों के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला वो है गौरी गंगा और काली नदी। अब पिथौरागढ़ से बहती हुई हमारी काली नदी आगे को प्रस्थान करती है। प्रस्थान करने पर पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर से ये आ रही है सरयू नदी। ये आई हमारी सरयू नदी। सरयू नदी पहले मिलती है रामगंगा नदी से। यह है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी जहाँ पर मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है, इसको मैं लिख लेती हूँ नीचे, इस प्रसिद्ध स्थान को रामेश्वर तीर्थ बोला जाता है। क्योंकि जो हमारी सरयू नदी है वो हमारे पूरे राज्य की और कुमाऊं की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। ये जिस जगह पर सरयू नदी और काली नदी मिलते हैं उसको बोलते हैं पंचेश्वर, या हम बोलेंगे काली कुमाऊं। काली कुमाऊं, ये आया समझ में। अब सरयू नदी बहुत इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा पीछे जाके देखेंगे हम। सरयू नदी बागेश्वर में मिलती है एक प्रमुख नदी से जिसका नाम है गोमती। और गोमती और सरयू नदी के संगम पर बसा है बागेश्वर। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जब गोमती सरयू मिली, आगे बहती हुई अल्मोड़ा से आती है एक नदी पनार नदी। ये है पनार नदी। पनार नदी भी सरयू की एक प्रमुख सहायक नदी है जो अल्मोड़ा के पास से इस पर आकर मिल जाती है। ये तो हो गया सरयू के बैकग्राउंड की बात कर ली। पंचेश्वर हमारा पड़ता है पिथौरागढ़ चंपावत के बॉर्डर पर। अब यहाँ से काली नदी आ रही है चंपावत जिले में। चंपावत जिले में इस पर जो नदी आकर मिल रही है ये है लथिया नदी। लथिया, ये लथिया नदी है। और जहाँ पर ये काली नदी से मिल रही है उसका नाम है चूका। चूका से बहती हुई जब हमारी काली नदी आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है सर्वप्रथम टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज से थोड़ा आगे बहती हुई ये पहुंच रही है हमारी बनबसा बैराज। अब बनबसा बैराज से एक नहर निकलती है। बनबसा बैराज से निकली ये नहर, जिस नहर का नाम है शारदा नहर। और वहीं यहाँ पर से निकलती है जो नेपाल को जाती है उसको बोलते हैं महाकाली नहर। महाकाली नहर। बनबसा बैराज से एक नहर निकली शारदा नहर जो उत्तराखंड में आई और यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरी नहर महाकाली नहर जो कि नेपाल की ओर प्रस्थान करती है। ये आया समझ में। टनकपुर बैराज से बहती हुई आगे आई बनबसा बैराज, शारदा नहर और महाकाली नहर। शारदा नहर
आगे बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है और महाकाली नहर आगे नेपाल में जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद ये महाकाली नहर भी उत्तर प्रदेश में ही आती है, जो नेपाल से ही आने वाली एक नदी है जिसको बोला जाता है घाघर नदी। घाघर नदी इससे मिलती है और यह मिलती है अयोध्या में। अयोध्या में और वहाँ से जानी जाती है सरयू के नाम से। ये समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार डिटेल से देखेंगे। सबसे जो पहला स्टॉप है या जहाँ से उद्गम स्थल है वो है काला पानी ब्यास घाटी। काला पानी ब्यास घाटी से हमारा काली नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इस काली नदी को नेपाल में महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। काला पानी से बहती हुई सबसे पहले कुठियांगटी मिली जैक्सर श्रेणी से। खेला तवा घाट पे मिली पूर्वी धौली गंगा। खेला तवा घाट पे मिली हमारी पूर्वी धौली गंगा। जौलजीबी पे मिली हमारी गौरी गंगा। पंचेश्वर पे मिली हमारी सरयू नदी। चूका पर मिली लथिया नदी। टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और हमारे पुराणों में भी काली नदी को शारदा नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो काला पानी से लेकर टनकपुर बनबसा तक जो कुल दूरी तय करी है काली नदी ने वो है 252 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट है अगर किसी बच्चे को नक्शे में समझ में नहीं आया। काला पानी ये है काली नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से बहती हुई आगे आती है सबसे पहले कुठियांगटी नदी मिली गूंजी नाम की जगह पर। पूर्वी धौली गंगा जो कि दारमा और लिस्सर के संगम से बनी है और ये दारमा लिस्सर नदियाँ गोवा खाना हिमनद से निकली। तो पूर्वी धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गोवा खाना हिमनद भी माना जाता है। दारमा लिस्सर जिस जगह पर मिलते हैं उसे बोलते हैं तेजांग। अगर पूछ लिया परीक्षा में तो लिख लीजिए। पूर्वी धौली गंगा काली नदी से जहाँ पर मिलती है वो है खेला तवा घाट। खेला तवा घाट से आगे बढ़ती हुई पहुँचती है काली नदी जौलजीबी पे। जौलजीबी पर इस पर मिलती है गौरी गंगा। गौरी गंगा की जो कुल लंबाई है वो 104 किलोमीटर है। ये समूह की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। गौरी गंगा गौरी और रालम नदी के संगम से बनती है और इसका जो गौरी गंगा का उद्गम स्थल है वो मिलम ग्लेशियर को माना जाता है। जौलजीबी से आगे पहुंचती हुई पंचेश्वर काली कुमाऊं पहुंचती है हमारी काली नदी। यहाँ पर यहाँ की सबसे पवित्र नदी हमारे उत्तराखंड की एक सरयू नदी, कुमाऊं की तो सबसे पवित्र नदी है ही ये मिलती है। सरयू और काली नदी मिल रही है पंचेश्वर में। और सरयू के बैकग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले इस पे मिल रही है पूर्वी रामगंगा जिसकी राज्य में कुल लंबाई 108 किलोमीटर है। पूर्वी रामगंगा सरयू जहाँ पर मिलती हैं उसे रामेश्वर तीर्थ कहते हैं। और पीछे चलेंगे तो अल्मोड़ा से आने वाली पनान नदी मिलती है इस पे। और अगर आगे जाने के पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे गोमती सरयू, ये बागेश्वर में मिलती है। गोमती सरयू आगे मिली, पनार से मिली, ये एक नदी बनकर बही। पूर्वी रामगंगा भी सरयू नदी पर आई। इस प्रकार से काली नदी में जो सबसे ज़्यादा पानी देती है वो है सरयू नदी। जो काली नदी का जल स्रोत बढ़ाती है वो है सरयू नदी। पंचेश्वर से आगे बहने के बाद चूका नाम के स्थान पर इस पर मिलती है लथिया नदी। लथिया नदी से मिलने के बाद काली नदी आगे बहती है टनकपुर बैराज बनबसा बैराज। यहाँ से दो नहर निकलती हैं। शारदा नहर जो हमारी है उत्तराखंड में, जो आगे यूपी में चली जाती है, और ये है महाकाली नहर जो कि नेपाल में बहती है। घाघर नदी और महाकाली नहर अयोध्या में आकर मिलती हैं वापस से और ये सरयू के नाम से जानी जाती हैं। ये चमेलिया रामगुना ये क्या है, नेपाल से आने वाली नदियां हैं जो नेपाल में बहती हैं और बॉर्डर पे आके इनसे क्या करती हैं, सहायक नदियां हैं। तो कभी
भूले भटके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नेपाल से कौन सी नदियाँ हमारी काली नदी में मिलती हैं, तो वो है चमेलिया, रामगुना, और भी छोटी बड़ी काफ़ी नदियाँ हैं, पर ये प्रमुख नदियाँ हैं। हम जानेंगे यमुना टोंस नदी तंत्र के बारे में। स्क्रीन पर ये रहा उत्तरकाशी का नक्शा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है टोंस नदी, और ये रही हमारी यमुना नदी। हम पहले जानेंगे टोंस नदी के उद्गम स्थलों के बारे में। ये किन दो नदियों के संगम से बनती है और ये कहाँ आगे चलकर देहरादून में यमुना नदी से मिलती है। तो एक एक कर पहले हम जानेंगे टोंस नदी तंत्र के बारे में, फिर जानेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। और ये दोनों नदियाँ ही काफ़ी छोटी छोटी सी हैं, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है उत्तराखंड का एक क्लियर नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर। मैंने बोला सबसे पहले हम बात करेंगे टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी हमारी मिल रही है दो नदियों के संगम से। एक है हमारी सुपिन नदी और दूसरी हमारी है रूपिन नदी। अगर सुपिन नदी की बात करूं, ये रही सुपिन नदी, यह है सुपिन नदी। सुपिन नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है हमारी सुपिन नदी, और हिमाचल के डोडरा क्वार से निकलती है हमारी रूपिन नदी। रूपिन और सुपिन नदियों के संगम जहाँ पर होता है, उस प्रसिद्ध जगह का नाम है नेटवाड़ा। नेटवाड़ा में ही रूपिन सुपिन नदी का संगम होता है, और यहीं से नदी आगे तमसा नदी या टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हमारी टोंस नदी देहरादून में आके बॉर्डर बहती है। ये रही हमारी टोंस नदी। टोंस नदी कुछ दूरी तक इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम यमुना नदी की। यमुना नदी हमारी निकलती है उत्तरकाशी के यमुनोत्री कांठा से। यह आता है आपका बंदरपूज पर्वत पर। यह है बंदरपूज पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री कांठा से हमारी निकलती है यमुना नदी। ये बहती हुई आती है देहरादून में। यमुनोत्री नदी की बात करेंगे तो यमुनोत्री नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकर मिलती है हमारी ऋषिगंगा। यहाँ पर मिलती है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा जिस स्थान पर मिलती है यमुना नदी से, उसको बोलते हैं जानकी चट्टी। इसको बोलते हैं जानकी चट्टी। कुछ दूरी तय करने के बाद यह मिलती है सुप्रसिद्ध हनुमान गंगा से। हनुमान गंगा नदी से मिलती है, और जिस जगह पर यह यमुना से मिलती है हनुमान गंगा, उसे बोला जाता है हनुमान चट्टी। यह है बच्चों हनुमान चट्टी। और कुछ आगे चलने पर यमुना नदी पर उत्तरकाशी से ही निकलती हुई एक नदी मिलती है, जिसको बोलते हैं कमलगाड़। कमलगाड़ जहाँ यमुना से मिलती है, उस जगह का नाम है नौगांव। तो हमारी ये हो गई। सबसे पहले ऋषिगंगा मिलती है जानकी चट्टी पे, हनुमान गंगा मिल रही है हनुमान चट्टी पे, और कमलगाड़ मिल रहा है नौगांव में। नौगांव से यमुना नदी आगे बहती हुई देहरादून में पहुंची, और ऊपर से आ रही हमारी टोंस नदी। तो टोंस नदी और यमुना नदी का संगम जिस स्थान पर होता है, उस प्रसिद्ध स्थान को कहा जाता है कालसी। और कालसी में ही हमें अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। कालसी से आगे बहने पर ये पहुंचती है डाक पत्थर बैराज। यहाँ पर है डाक पत्थर बैराज।
डाक पत्थर बैराज से एक नहर काटी गई है जिसको कहा जाता है शक्ति नहर। इस छोटी सी नहर को कहा जाता है, ये हम कहेंगे नहर है, इस नहर को कहते हैं शक्ति नहर। ये नहर है, इस नहर का नाम है शक्ति नहर। ये होगी हमारी शक्ति नहर। और शक्ति नहर पर यहाँ से आ रही मिलती है आसन नदी। ऊपर देहरादून से ही निकलने वाली आसन नदी मिलती है शक्ति नहर में। और यमुना नदी यहाँ से बहती हुई धालीपुर पहुँचती है और धालीपुर से वो हमारे राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुर तक का जो डिस्टेंस है यमुना नदी का वो है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर यमुना नदी हमारे राज्य में बहती है। वहीं टोंस नदी की बात करूँगी तो टोंस नदी की जो कुल लंबाई है हमारे राज्य में वो है 148 किलोमीटर। ये स्क्रीन पर आपके सामने रहा देहरादून की नदियों का नक्शा। ये ऊपर से बहती हुई आ रही है टोंस नदी, जो यहाँ पर उत्तराखंड का बॉर्डर भी बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और ये है हमारी यमुना नदी। ये जहाँ पर मिल रही है उस जगह को मैंने बताया था, कहते हैं कालसी। कालसी से आगे यमुना नदी बह रही है, ये है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी आगे धालीपुर से नीचे बह जाती है। डाक पत्थर बैराज से निकलती हुई नहर का नाम है शक्ति नहर। और इसी शक्ति नहर पर मैंने आपको बताया है कि आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है आसन नदी, जो यहाँ पर मिलती है। हमने जाना यमुना टोंस नदी तंत्र के बारे में। मैंने नक्शे में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया टोंस नदी तंत्र को और यमुना नदी तंत्र को, और किस प्रकार ये बहती हुई हमारे राज्य में आगे आगे चलती हैं। यह स्क्रीन पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। डोडरा-क्वार ये हमारा आता है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है रूपिन नदी। स्वर्गारोहिणी है हमारा उत्तरकाशी में। ये है हमारा उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी से सुपिन नदी निकलती है और ये दोनों रूपिन सुपिन नेटवाड़ा नाम की जगह पर मिलती हैं और वहाँ से इसे कुछ दूरी तक तमसा नदी कहा जाता है और फिर इसे टोंस नदी ही कहा जाता है। बहती बहती ये आती हैं देहरादून में कालसी जगह पे। वहीं यमुनोत्री कांठा बंदरपुच पर्वत ये भी उत्तरकाशी जिले में ही है। यहाँ से निकलती है यमुना नदी, जो सबसे पहले ऋषि गंगा नदी से मिलती है जानकी चट्टी पर, हनुमान गंगा से मिलती है हनुमान चट्टी पर, कमलगाड़ से मिलती है नौगांव पर। यहाँ से बहती है यमुना कालसी नाम की जगह पर टोंस नदी से मिलती है। और यहाँ पर से मैंने आपको भी नक्शे में समझाया डाक पत्थर बैराज, शक्ति नहर, आसन नदी और वो कहाँ से निकलती है। और ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि वो अंतिम स्थान जहाँ पर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश जिले में जाती है वो है धालीपुर। आगे जानेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी किन रास्तों से होकर गुजरती है और देवप्रयाग पर मिलती है। हम जानेंगे भागीरथी के उद्गम स्थल से लेके देवप्रयाग में इसके अलकनंदा तक के मिलने के सफ़र को। स्क्रीन पर ये रहा उत्तराखंड का नक्शा। ये रही हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी तंत्र के बारे में ही हम जान रहे हैं। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से। गोमुख से जब आगे बहती हुई भागीरथी बहती है तो यह सर्वप्रथम मिलती है भृगु सरोवर से निकलने वाली भोजघाट से। यहाँ पर कहीं पर हमारी भृगु सरोवर से निकलती है, भृगु सरोवर से हमारी निकलती है भोजगाड़ नदी। यहाँ पे हमारी निकलती है भोजगाड़ नदी जो भागीरथी में मिलती है। कुछ आगे चलने पर रुद्रगेरा ग्लेशियर, ये हमारा है रुद्रगेरा ग्लेशियर। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है रुद्रगंगा। रुद्रगेरा ग्लेशियर से हमारी निकल रही है, ये है हमारी रुद्रगंगा नदी जो कि भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
कुछ आगे चलने पर भागीरथी का संगम होता है केदार गंगा से, और केदार गंगा नदी हमारी निकलती है, यहाँ कहीं पर है हमारा केदार ताल। केदार ताल से निकलने वाली हमारी नदी है केदार गंगा, और जहाँ पर केदार गंगा का संगम भागीरथी पर होता है वहीं पर हमारा है धाम गंगोत्री। यहाँ पे हमारा धाम है गंगोत्री। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भागीरथी आगे बढ़ते हुए भैरव घाटी पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? भैरव घाटी। इस जगह को मैं ऐसे लिखूँगी, ये है भैरव घाटी। भैरव घाटी पर भागीरथी मिलती है जाड गंगा से। जाड गंगा, या इसको जानवी नदी भी कहा जाता है, जाड गंगा से मिलती है, जो कि निकलती है थांगला दर्रा से। ये निकल रही है थांगला दर्रा से। जाड गंगा निकलती है हमारी थांगला दर्रा से। कुछ आगे चलने पर भागीरथी मुखवा नाम की जगह पर, यह मुखवा नाम की जगह यहाँ पर मिलती है हरी गंगा से। यहाँ पे किससे मिल रही है? हरी गंगा से। भागीरथी आगे बहती हुई हर्षिल नाम की जगह पर, यह है हर्षिल। हर्षिल नाम की जगह पर दो नदियों से मिलती है, वो है हमारी जालंधरी, जो इस तरीके से निकलती है, जालंधरी नदी, और काकोरा गाड़। काकोरा गाड़ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं वीडियो के एंड पे आपको इसका फ्लो चार्ट भी दे दूँगी। हर्षिल नाम की जगह से भागीरथी आगे यहाँ पर मिलती है झाला नाम की जगह पर। आगे बढ़ने पर झाला नाम की जगह पर वह मिलती है सिया गंगा नदी से। यहाँ पे मिल रही है ये सिया गंगा नाम की नदी से। और उत्तरकाशी के अंत में यह इसका जो अंतिम सहायक नदी कहेंगे गंगोरी नाम के स्थान पर, वो है असीम गंगा। ये है असीम गंगा। असीम गंगा जो कि निकलती है हमारी डोडी ताल से। डोडी ताल से निकलती असीम गंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तरकाशी का यहाँ पर सफ़र ख़त्म होता है। भागीरथी इसके बाद पहुँचती है टिहरी की तरफ, और टिहरी में जब भागीरथी आगे बढ़ती हुई पहुँचती है नई टिहरी, तो नई टिहरी पर उसका मिलन होता है भिलंगना नदी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टिहरी डैम पर ही भिलंगना नदी का संगम किससे होता है? भागीरथी नदी से। यहाँ पर बनता है, इसको कहते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग यह पुरानी टिहरी शहर के अंदर आता था, जो अब डैम के अंदर डूब चुका है। भिलंगना नदी की बात करूँगी तो भिलंगना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है बाल गंगा नदी, धर्म गंगा नदी। भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाल गंगा, धर्म गंगा, और यहाँ से कहीं से आती है दुग्ध गंगा। अगर वो भागीरथी की भी सहायक नदियां पूछ ले तो आप ये ध्यान रखेंगे। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भिलंगना नदी जो हमारी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी, जो कि भागीरथी की सबसे ज़्यादा प्रमुख सहायक नदी है। जहाँ पर भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है उसको गणेश प्रयाग कहते हैं। हालांकि ये गणेश प्रयाग पुराना टिहरी शहर में आता था, जो अब डैम में डूब चुका है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद देवप्रयाग में
देवप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा नदी से। भागीरथी नदी हमारी मिल रही है अलकनंदा नदी से और यहीं पर बनता है देवप्रयाग। यहीं पर भागीरथी नदी का सफ़र ख़त्म होता है। इसके आगे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं और गंगा बनकर आगे बहती हैं। तो ये रहा हमारा आज का भागीरथी नदी तंत्र। हालांकि हमारा उत्तरकाशी ज़िला छोटा सा और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आपको समझ में नहीं आए। एक छोटे से ज़िले में नदियों को दर्शाना पूर्णतः साफ सुथरा ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। इसीलिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है कि किस हिसाब से भागीरथी नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई कहाँ पर किस नदी से मिलती है और उससे किस दिशा से कौन सी नदी आकर मिलती है, प्रमुख जगहों के नाम जो आपको याद रखने हैं और देवप्रयाग तक का इसका सफ़र। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी कुल 205 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। परीक्षा दृष्टि में इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सीक्वेंस में देखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से निकली भागीरथी नदी, भृगु सरोवर के भोजगाड़। एक बार एक नज़र फिर से मार लेंगे अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया नक्शे में। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकली हमारी भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी आगे बहती गई तो सबसे पहले भृगु सरोवर से उस पर मिलती है भोजगाड़ नदी। भृगु सरोवर से क्या मिलती है? भोजगाड़ नदी। कुछ आगे चलने पर रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है रुद्रगंगा जो कि भागीरथी नदी में मिलती है। आगे जब भागीरथी नदी गंगोत्री धाम पहुंचती है तो केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा नदी भागीरथी नदी में मिलती है। भागीरथी अपना सफ़र जारी रखते हुए जब भैरव घाटी पहुंचती है तो भैरव घाटी पे थांगला दर्रा से निकलने वाली जाट गंगा नदी मिलती है और यहाँ से ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर मुखवा नाम की जगह पर यह मिलती है हरी गंगा नदी से। मुखवा से जब आगे बढ़ती हुई भागीरथी बहती है वो पहुंचती है हर्षिल जगह पर और हर्षिल स्थल पर काकोरा गाड़ और जालंधरी नदी दोनों ही भागीरथी नदी से मिलती हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद हमारी भागीरथी पहुंचती है झाला में। झाला में इसमें मिलती है सिया गंगा। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। झाला से अपना सफ़र आगे शुरू करती हुई जब भागीरथी गंगोरी जगह पर पहुंचती है तो डोडी ताल से निकलने वाली असीम गंगा हमारी भागीरथी में मिलती है। और डोडी ताल किस ज़िले में है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये है उत्तरकाशी ज़िले में। गंगोरी के बाद हमारी भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल ज़िले में पहुंचती है। टिहरी गढ़वाल ज़िले में टिहरी डैम या मैं कहूँ गणेश प्रयाग जो कि अब पुरानी टिहरी में आता था जो टिहरी डैम के अंदर डूब चुका है वहाँ पर मिलती है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी हमारी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वहीं भिलंगना नदी की सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं तो मंसूर ताल से निकलने वाली दुग्ध गंगा, सहस्त्र ताल से निकलने वाली धर्म गंगा और महासर ताल से निकलने वाली बाल गंगा नदियाँ बूढ़ा केदार में मिलती हैं और ये सब नदियाँ आगे चलकर भिलंगना नदी से मिलती हैं। यहाँ से भिलंगना नदी बहती हुई गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल रही है। भागीरथी नदी यहाँ से आगे बढ़ने पर देव प्रयाग में जो हमारा पंच प्रयाग का आखिरी प्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलती है और यहाँ से आगे ये बहती है गंगा नदी बनकर। तो हमारी भागीरथी ने गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक कुल का सफ़र तय किया 205 किलोमीटर। हम बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा नदी बनाते हैं। इसीलिए गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले अलकनंदा नदी तंत्र को समझना होगा, उसके बाद भागीरथी नदी तंत्र को समझना होगा, तब कहीं जाकर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ पाएंगे। ये स्क्रीन पर हमारे राज्य का नक्शा है
और इस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अलकनंदा नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, वह कहाँ से निकलती है, किन जिलों में बहते हुए वो अंत में टिहरी में अपना संगम भागीरथी नदी से करती है। आगे मैं चर्चा करूँगी हमारे अलकनंदा नदी के प्रमुख तटों के बारे में, घाटों के बारे में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पंच प्रयागों के बारे में, क्योंकि हमारे पंच प्रयाग अलकनंदा नदी तंत्र पर ही मिलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा हमारे राज्य का मानचित्र आपके सामने। इस पे हम देखेंगे अपने अलकनंदा नदी के नदी तंत्र को समझने के, उसके रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से किस हिसाब से प्रवाह हो रही है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चमोली के सतोपथ हिमनद से या क्षीर सागर कह लो आप, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो नक्शे के साथ इसको समझने की कोशिश करें और हो सके तो आप भी नक्शा बना के ही इसको याद करें। ये बह रही है हमारी अलकनंदा नदी। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी बह रही है। और वहीं सतोपंथ के इस तरफ से यहाँ पर से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है देवताल झील। देवताल झील से हमारी निकल रही है सरस्वती नदी। जब अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है तो इस संगम को कहा जाता है, बच्चों केशव प्रयाग। ये पंच प्रयागों में से एक नहीं है, इसे आप कहीं पंच प्रयाग समझने की भूल ना करें। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है, बहते बहते आगे जाती है तो संतोपथ हिमनद के दक्षिण दिशा से नीलकंठ पर्वतों से कहीं निकल के आती है ऋषि गंगा। यहाँ से आ रही है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, नीलकंठ पर्वत श्रेणी से। ये नीलकंठ पर्वत के बारे में लिखा। यहाँ से आती है ऋषि गंगा और ये मिलते हैं बद्रीनाथ धाम के आसपास। ठीक है। अलकनंदा नदी प्रवाहित होते आगे बढ़ती है तो इसके इस तरफ से आती है हमारी लक्ष्मण गंगा नदी। लक्ष्मण गंगा नदी पहले तो सबसे पहले कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हेमकुंड ग्लेशियर से। ये समूह गौ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है हमारी लक्ष्मण गंगा, जो कि अलकनंदा की सहायक नदियों में से एक है। ये अलकनंदा से जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं, उस जगह को बोला जाता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम हो रहा है? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी प्रवाहित होती होती आगे पहुँचती है और यहाँ पर इससे मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। इधर से कहीं निकलती है पश्चिमी धौली गंगा। धौलीगिरी श्रेणी से ही निकलती है हमारी, धौलीगिरी श्रेणी से निकलती है हमारी पश्चिमी धौली गंगा। धौलीगिरी श्रेणी से निकली हमारी पश्चिमी धौली गंगा और जहाँ पर ये अलकनंदा से मिलती है यहाँ पर बनता है हमारा सबसे पहला प्रयाग, जिसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये है हमारा सबसे पहला प्रयाग। मैंने कहा था ना अलकनंदा नदी पे ही हम अंदर देखेंगे पंच प्रयागों के बारे में। तो सबसे पहला प्रयाग हमारा है विष्णु प्रयाग। जब विष्णु प्रयाग से बहती हुई अलकनंदा नदी आगे बहती है तो यहाँ त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली नंदाकिनी नदी
अलकनंदा से मिलती है और यहाँ पर बनता है हमारा क्या, दूसरा प्रयाग, जिसको कहते हैं नंद प्रयाग। ये हमारा हो गया दूसरा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। अब अलकनंदा नदी जब यहाँ से आगे बहती है तो ये यहाँ पर मिलती है पिंडर नदी से। और पिंडर नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी। और पिंडर नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो बनता है वहाँ पे हमारा तीसरा प्रयाग, जिसका नाम है, क्या है इसका नाम, कर्ण प्रयाग। इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। ये हमारे हो गए 3 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अलकनंदा कर्ण प्रयाग पे मिलने के बाद हमारी बहती है रुद्रप्रयाग में। बहती बहती कहाँ चली गई हमारी अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमारी ऊपर केदारनाथ के पास से कहीं से आ रही है, कौन सी नदी, केदारनाथ के समीप, हम कहेंगे इसको चौराबाड़ी ताल कहेंगे। परीक्षा में पूछा गया है, मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ताल या मंदराचल रैणी से निकलती है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है मंदाकिनी नदी से और यहाँ पर हमारा चौथा प्रयाग बनता है, जिसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये हमारा बना चौथा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्रप्रयाग। यही रुद्रप्रयाग से बहती बहती ये पहुंचती है पौड़ी और टिहरी के बीच बॉर्डर बनाते हुए हमारी बहती है अलकनंदा नदी। यहाँ पर कहीं ये उत्तरकाशी से बहती है हमारी भागीरथी नदी। यहाँ पर से आ रही है हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी हमारी गोमुख से आ रही है। गोमुख ग्लेशियर से हमारी निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी तो सतोपंथ हिमनद से निकलती है। ये दोनों यहाँ पर, जहाँ पर इसका संगम होता है, वहीं पर हमारा पंच प्रयाग बनता है, सबसे आखिरी देवप्रयाग। यहीं पर हमारा क्या बना, यहीं पर हमारा 5वां प्रयाग बना देवप्रयाग। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देवप्रयाग। और देवप्रयाग पर ही हमारी अलकनंदा नदी का सफ़र खत्म होता है। देवप्रयाग से आगे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है और देवप्रयाग के आगे से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारी अलकनंदा नदी ने संतोपत हिमनद से देवप्रयाग तक का जो सफ़र तय किया वो किया 195 किलोमीटर का। तो अलकनंदा नदी की लंबाई पूछी जाएगी तो 195 किलोमीटर। अब एक दृष्टि में देख लेते हैं स्थल जहाँ जहाँ से नदियाँ निकली। संतोपन हिमनद से हमारा निकला अलकनंदा, देवताल से निकली सरस्वती, हेमकुंड ग्लेशियर से लक्ष्मण गंगा, धौलीगिरी श्रेणी से पश्चिम धौली गंगा, त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर। इस तरफ रुद्रप्रयाग की तरफ चलेंगे तो यहाँ चौराबाड़ी ताल से हमारी निकली मंदाकिनी और यहाँ गोमुख से हमारी निकली भागीरथी। तो ये मैंने हाईलाइट करके आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप नदियों में और वो किस जगह से निकल रही हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। पंच प्रयागों का विशेष ध्यान, पहला हमारा है विष्णु प्रयाग, ये है पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के संगम पर। नंद प्रयाग नंदाकिनी और
हमारा अलकनंदा के संगम पर, कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा के संगम पर, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। मानचित्र की मदद से नदी तंत्र को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है परीक्षा दृष्टि से, पर फिर भी अगर किसी को नक्शे में कुछ समझ में ना आया हो तो ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, कहाँ से नदी बह रही है और देवप्रयाग तक का किस दिशा से कौन सी नदी मिलती है, कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है। तो आप ये फ्लो चार्ट को देख के उस नक्शे का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर तैयारी करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और डिटेल में देखेंगे तो यह है चमोली जिले का नक्शा, यह है देवताल, यहाँ पर है सतोपंथ हिमनद, केशव प्रयाग, यह हनुमान चट्टी, यह हमारा गोविंद घाट, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग से यहाँ से बहती हुई ये चली जाएगी हमारी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कभी परीक्षाओं में आपको बिंदु दे के पूछा जाए यहाँ पर कौन सा प्रयाग है, तो उस लिए चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारा कौन सा प्रयाग स्थित है, इसीलिए आपको नक्शे से पढ़ाया जा रहा है। चमोली के बाद ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग जिले का नक्शा। चमोली यहाँ से हमारी कर्णप्रयाग के बाद ये प्रवेश करी रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग हमारा चौथा प्रयाग। और यहाँ केदारनाथ के समीप से हमने आपको बताया था बहती है कौन सी, मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी बही और यहाँ पे रुद्रप्रयाग से मिली। रुद्रप्रयाग से बहती हुई ये आगे श्रीनगर पौड़ी की तरफ जाती है। स्क्रीन पर ये रहा टिहरी गढ़वाल और ये रहा पौड़ी गढ़वाल। रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद अलकनंदा कुछ इस प्रकार इनके बीच अपनी सीमा बना रही है, और यहाँ कहीं पर है देवप्रयाग जहाँ पर होता है ऊपर से आ रही भागीरथी नदी का संगम और अलकनंदा नदी का संगम। इसके आगे ये बह रही है गंगा नाम से, जैसा कि आपको इस नक्शे में दिख रहा होगा। अब पहले हम जो पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी है नयार नदी, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी है पश्चिमी नयार, ये हमारी निकलती है पश्चिमी नयार दूधा तोली पर्वत से। दूधा तोली पर्वत से निकली, ये हमारी है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार नदी ये है जो बहती हुई आ रही है यहाँ तक, ये आपको दिख रही है हमारी पश्चिमी नयार नदी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो दूधा तोली पर्वत श्रेणी है बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है। ये आपको चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल तीनों जिलों में देखने को मिलती है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि दूधा तोली पर्वत श्रेणी तो चमोली में है, ये तीनों जिलों में फैला हुआ है। तो जो पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा तोली पर्वत श्रेणी का भाग है उससे निकलती है पश्चिमी नयार नदी। और पश्चिमी नयार नदी की बात करेंगे तो इस पर हमारा है एक परियोजना जिसका नाम है दुजाऊ परियोजना। ये हो गया हमारा पहली परियोजना पौड़ी गढ़वाल जिले की। अब दूसरा हमारी ये है पूर्वी नयार। ये कौन सी नदी होगी, ये देखिए आप यहाँ से आपको दिखेगी, ये हमारी बह रही है पूर्वी नयार। अब पूर्वी नयार की बात करेंगे तो ये भी दूधा तोली पर्वत श्रेणी से निकलती है, लेकिन ये दूधा तोली पर्वत श्रेणी के जखमोली धार श्रेणी से निकलती है। जखमोली धार श्रेणी से निकली, ठीक है। तो आप नोट डाउन करेंगे क्या क्या पॉइंट। पश्चिमी नयार निकली हमारी दूधा तोली से और पूर्वी नयार निकली हमारी जखमोली धार श्रेणी से। ये रही जखमोली धार श्रेणी और ये है हमारी पूर्वी नयार नदी। अब पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार
का संगम जिस जगह पर होता है उस जगह का नाम याद रखेंगे, वो होता है सतपुली नामक स्थान पर। सतपुली नामक स्थान पर हमारी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदी मिली। यहाँ से ये नयार नदी बन के आगे बहती है और मिल जाती है गंगा नदी से। अब गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है ये जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं व्यास घाट। व्यास घाट पे मिली गंगा नदी से। अब पश्चिमी नयार की तो परियोजना की बात मैंने कर ली, यहाँ पे है दुजाऊ परियोजना। अब पूर्वी नयार नदी पर भी एक परियोजना है, उसका नाम नोट डाउन कर लीजिए, दुनाब परियोजना। दुनाब परियोजना ये हो गई हमारी दूसरी प्रमुख परियोजना। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले की। हमने 2 परियोजनाएं पढ़ ली। पश्चिमी नयार पर है दुजाऊ परियोजना, पूर्वी नयार पर है दुनाब परियोजना। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सतपुली नामक स्थान पे मिली और ये बहती हुई व्यास घाट पे गंगा नदी से मिल गई। ये ठीक हो गया, समझ में आया। अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, वो पौड़ी जनपद में थोड़ा सा ही बहती है, तो इसके बारे में कुछ विशेष बताने का है नहीं। और वहीं यहाँ पर ये जब देवप्रयाग से आगे गंगा नाम से बहती है और ये गंगा नाम से आगे बहती हुई हरिद्वार को निकल जाती है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने। अलकनंदा नदी जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में बह रही है उस पर हमारी 2 परियोजनाएं हैं। एक तो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना हो गई, ये अलकनंदा नदी पर है जो पौड़ी गढ़वाल में बह रही है। और दूसरा हमारा है, एक और परियोजना का नाम लिख लो, वो है उत्यासू बांध परियोजना। इसका एग्जैक्ट लोकेशन का थोड़ा सा मैप में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इस इतने एरिया के बीच में ही होगी, क्योंकि पौड़ी जनपद में अलकनंदा ये रही और यहाँ पर से तो ये गंगा नाम से जानी जा रही है। तो 2 नाम आप याद रखेंगे, एक है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, एक है उत्साहू बांध परियोजना। हमने कितनी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया? 4 परियोजनाओं के बारे में अब तक पढ़ लिया। और वहीं पर ये जो गंगा नदी बह रही है इस एरिया के आसपास है हमारा गंगा नदी पर चीला परियोजना। चीला परियोजना किस नदी पर है पूछेगा तो गंगा नदी पर। और किस जिले में पूछा जाएगा तो वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में है चीला परियोजना। परियोजनाएं हो गई दुजाऊ परियोजना, दुनाब परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, उत्साहू बांध परियोजना, चीला परियोजना। इसी के साथ हमारा आज का परीक्षावाणी अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबी बनी, तो आप चाहें तो एक दिन में पढ़ें, चाहें तो ब्रेक करके पढ़ें, क्योंकि अभी परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो प्रयास यही है कि अधिक से अधिक चीज़ें क्या करा सकूं, मैं आपको जल्द से जल्द कवर करा सकूं। कल के वीडियो में, कल के भाग में हमारे राज्य स्थित जो भी ग्लेशियर हैं, जो कुंड हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते जलप्रपात हैं, वो सब पढ़ाऊँगी। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखूं। हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी का भी मैंने क्लास फर्स्ट कल अपने चैनल पे डाला था, आप चाहें तो उसे देखें, उसे भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिसे हिंदी पढ़नी हो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। इसी के साथ आप सभी का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।